Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, so kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is relation between linear acceleration and angular acceleration. That is new relation between the linear acceleration and the angular acceleration. Have a look कि होगा कैसे. इसमें क्या है, as we know देखो तुम्हें कितने फॉर्मूलाज पता है. सबसे पहला फॉर्मूला हमें पता है v इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. सॉरी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. ये होता है. अगर मैं ओमेगा की बात करूं, ये तो मेरा फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला है? एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. अल्फा इज इक्वल टू अल्फा रिप्रेजेंटेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन की, और यहाँ पर जो डी ओमेगा है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम. सिंपल फॉर्मूला है जैसे एक्सेलरेशन का होता है. नाउ मोरओवर इसमें हम क्या जानते हैं, वी ऑल्सो नो जो हम कर चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा को अगर मैं एक रिलेशन पूछता हूं तुमसे, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, कौन से वेलोसिटी की रिलेशन पूछते हैं? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है. क्या रिलेशन है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इनटू ओमेगा. ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है. तो यहां से ओमेगा निकाल लो, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? v डिवाइडेड बाय r. गॉट दिस पॉइंट. और इस ओमेगा को इसमें पुट कर देंगे. ठीक है. जब इस ओमेगा को इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा? लेट्स सी, देखते हैं. यस नाउ, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इस ओमेगा की वैल्यू को निकालकर v बाय आर निकाल के इस अल्फा के ओमेगा में पुट किया. v बाय आर, dt आगे चला गया था. ठीक है. फिर मैंने क्या किया, dy dt, dv बाय dt क्या बनता है? एक्सेलरेशन बनता है. ठीक है. ये r आगे रहेगा, तो ये आ गया एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लीनियर, और लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस. तो इसको इधर लेके आऊंगा तो वही रिलेशन बन गया. दोबारा से चेक करो, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. ये तीनों रिलेशंस बेटा हमने कर लिए. तुम्हें होल टाइम इनको अब याद रखना है, इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है. इसका ध्यान रखेंगे. हमने तीनों रिलेशन कर लिए, लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा. आज का न्यू टॉपिक क्या है? वो टॉपिक लेट्स सी. अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रहा है तुम्हारा. बेसिक मैंने करवा दिया खत्म यहाँ पर. अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझना. देखो, हेडिंग डालेंगे सभी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब सेंट्रीपिटल फोर्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं. सेंट्रीपिटल फोर्स जो चैप्टर है, और उसके अंदर पहले हमें पढ़ना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल.
we are going to start centripetal acceleration. देखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या है। अब मुझे क्या करना है, एक सर्कुलर ट्रैक में घूमना है। ये उसका रेडियस है, ये मैं सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा हूं, ठीक है। अगर हम सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हैं तो होगा क्या बेसिकली, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये थीटा हो गया। ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, तुमने काम किया है। देखिएगा इसकी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी कैसे मिलेगी मुझे, ऐसे। ये वेलोसिटी मुझे मिली, बहुत ऊपर तक ले गया, ये मिली वेलोसिटी मुझे v1। इसकी वेलोसिटी कैसे मिलेगी, ऐसे। ये मिली v2। टेंजेंट लगाने हैं, कहने का मतलब मैंने यहां कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टेंजेंट ही लगाया है। ये जब स्केल से लाइन लगाओगे ना बिल्कुल सही लगेगी। चलिए हो गया, शुक्र। चलिए ये मैंने दो टेंजेंट लगा दिए दो पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट लगाया हुआ है और एक इस पॉइंट पे टेंजेंट लगाया है। टेंजेंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए इस पर वेलोसिटी v1 है, इस पे वेलोसिटी v2 है। बहुत ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को बेटा, कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आंसर देखें तो ये 20 20 20 फॉर एग्जांपल, ये अगर ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है तो ये 20 20 20 20 20 से ही रोटेट करेगा। बट स्टिल हम इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और यूनिफॉर्म वो नहीं बोल सकते, वेलोसिटी नहीं बोल सकते, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, बट हम इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज क्या होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं है। कौन आंसर देगा मुझे इसका, बेटा इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, जरूर v1 और v2 की जो वैल्यू है वो सेम है। वैल्यू इन द सेंस अगर वो v1 20 मीटर पर सेकंड है तो v2 भी 20 मीटर पर सेकंड है, बट v1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और v2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। अगर दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं तो इसका मतलब कि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी को तो चेंज ही माना जाएगा। कोई एक चीज भी चेंज होते ही वेलोसिटी हम चेंज मानते हैं। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है कि दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नो डाउट कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इसकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम कहते हैं कि वेलोसिटी ये हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो फिर अब इसको कैसे फाइंड आउट करें बेटा, टारगेट पे आ जाओ अपने, कि हमारा टारगेट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को माइंड में लेके आओ। एक्सेलरेशन को माइंड में लेकर आने के लिए क्या करोगे, तो यहां पर सोच कर देखो कि तुम्हें dv/dt चाहिए। ये एक्सेलरेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास dv/dt के लिए, ठीक है। अब ये जो dv/dt है, dv इज द व्हाट, dv इज द चेंज इन द वेलोसिटी। यहां पर चेंज इन द वेलोसिटी कहां है, कैसे निकालोगे चेंज इन द वेलोसिटी, v2 v1 करके निकालोगे, तो ये तुम्हारे को चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, अब चेंज किसने किया, मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं था, चेंज क्या हुआ था, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, तो कितना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, तो ये है डायरेक्शन का चेंज, इतना चेंज आया। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये स्टूडेंट देखिएगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं।
कि ये जो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, बट उस ऑब्जेक्ट के मूव करने की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो अमाउंट है, मतलब वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन वो देखने में ऐसे लगेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट नो डाउट कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे। अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो देख सकते हो कि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसकी इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर ये वाली डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो रहा तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। कोई भी एक चीज चेंज होगी, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी के अंदर बेटा चेंज देखने को मिल रहा है, वो मैग्नीट्यूड के कारण चेंज देखने को नहीं मिल रहा, वो किसके कारण चेंज देखने को मिल रहा है, जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो बेटा अब यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी अगर हमारी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की टाइप है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी आता है, बट हमारा नॉन यूनिफॉर्म नहीं करना, हमें कौन सा करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है ड्यू टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर ये मेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम बना कैसे होगा, इस डायग्राम में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। वो जो टेंजेंट ड्रॉ करी है वो तुम देख सकते हो, फर्स्ट टेंजेंट, दैट इज द सेकंड टेंजेंट। अब जितना एंगल यहाँ पर होगा बेटा, उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, ये तुम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। क्यों, जितना यहाँ पर वो घूम रहा है उतना ही तो यहाँ पर भी चेंज लेकर आएगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट को घुमाने वाला कौन है, यही वाला एंगल ही तो है। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आया, ठीक है। तो ये सेम एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विल रिमेन सेम। तो बट हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है कि हमें पता है ये चीज, और देखने में भी पता है कि जितना एंगल यहाँ चेंज होगा उतना ही एंगल यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों थीटा सेम रहेंगे। तो बहुत सिंपल है आगे डेरिवेशन को करना। कौन सी डेरिवेशन कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं। कैसे सिंपल है, लेट्स सी। ये दोनों ट्रायंगल्स को मैंने सब डायग्राम में तोड़ दिया। सब डायग्राम नंबर 1, सब डायग्राम नंबर 2, दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे बना दिए। जो सब डायग्राम नंबर 1 है, दैट इज द v1 v2, दैट इज द डेल्टा v, ठीक है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो अगर मैं थीटा निकालता हूं तो थीटा कैसे निकलेगा, डेल्टा v r अपॉन में ये रेडियस। तो इसको यहाँ पर हम रेडियस ट्रीट करेंगे कि ऐसे ऐसे ये घूमता जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली इसको रेडियस क्यों ट्रीट करेंगे, क्योंकि देखो रेडियस का डिस्टेंस या लेंथ कभी कम या ज्यादा नहीं होती, जो भी है सेम रहती है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी दोनों सेम होंगी। क्यों, जब मैंने तुम्हें वेक्टर करवाया था तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, v1 v2 की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगर वो 20 से मूव कर रहे हैं तो 20 20, v1 भी 20 v2 भी 20, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं फिर यहाँ पर, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो इन दोनों के वेक्टर की लेंथ भी चेंज नहीं होगी, सेम लेंथ के वेक्टर होंगे। तो अगर सेम लेंथ के होंगे तो सेम ऐसा ही हो गया ना, जैसे रेडियस है सेम लेंथ का, तो इनकी लेंथ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे v। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल हो तो क्या फॉर्मूला बनता है ट्रायंगल के, किसी भी एंगल के फॉर्मूला आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये उसकी एक साइड है रेडियस और ये आर्क है, डेल्टा v बाय d। उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, देख सकते हो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर सब डायग्राम नंबर 2, जैसे सब डायग्राम नंबर 2 की बात होती है तो सब डायग्राम नंबर 2 ये वाला डायग्राम है। अगेन अगर मैं कहता हूं कि इसने कितना डिस्प्लेस किया, x, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है इसके अंदर, ये x जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। ये जो x जितनी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर थीटा निकल गया, फिर से x बाय r करके, दोनों थीटा सेम है, इक्वल है एज वी नो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं, दोनों थीटास को इक्वल रखते हैं। यहां से डेल्टा v निकाल लेते हैं, x बाय r इंटू v हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर डेल्टा v नजर आ रहा है, तो मुझे पता है कि अगर मैं डेल्टा v को डेल्टा t से डिवाइड कर दूं, जैसे dv बाय dt होता था, तो डेल्टा और d में कोई चेंज नहीं है। डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, d का मतलब भी चेंज होता है। तो अगर डेल्टा तो नीचे डेल्टा t ले लो, अगर डेल्टा v बाय डेल्टा t लोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा v बाय t, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में एक्स के नीचे डेल्टा टी रख देता हूं, थोड़ा सा मुझे काम आ जाएगा, और वी बाई आर को आगे ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ये बन गया एक्सेलरेशन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या बनता है, वेलोसिटी। ये बन गया वेलोसिटी, समझ आ गया। डेल्टा टी मैंने एक्स के नीचे क्यों लिया, वी के नीचे क्यों नहीं लिया। तो ये बन गया वेलोसिटी, ये आ गया v बाय आर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, v स्क्वायर बाय आर। तो v स्क्वायर बाय आर जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे r का भी यूज किया जा रहा है। बट ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस केस में एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है v1 और v2 अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट रहता है, वो डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं कि सर ये आपने स्ट्रेट लाइन क्यों बना दी, ये तो एक आर्क बनेगी, एक कर्व बनेगा। बेटा हम जब भी बात, ये तो डायग्राम है मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो बहुत छोटे लेवल में, मतलब कि एक छोटे से डिस्टेंस की बात करते हैं जिसको हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं तो समझने की कोशिश करना। क्या होता है कि कभी भी हम एक्चुअल में हमारे पास कोई भी कर्व्ड पाथ होता ही नहीं, इन एक्चुअल लाइफ कोई कर्व्ड पाथ नहीं होता। छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस को जोड़कर हम एक सर्कल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ठीक है। मार्कर कैसा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या कहने का मतलब क्या होगा कि वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं एक मार्कर और लेकर आता हूँ, उस मार्कर को मैंने ऐसे जोड़ दिया, और मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे मार्कर्स दे देता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे एक सर्कल ड्रॉ करके दो, तो तुम कर लोगे। मार्कर को जोड़ते जाओगे, क्या बना दोगे, एक सर्कल बना दोगे। लेकिन मार्कर इटसेल्फ अ व्हाट, मार्कर इटसेल्फ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और बना क्या रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो हमेशा लाइफ में भी ऐसा ही होता है। देखो ध्यान से, अगर तुमने बहुत ज्यादा डिस्टेंस मान लिया तो दैट मींस इन द केस अगर तुमने दो मार्कर को इंक्लूड कर लिया, इस मार्कर को भी और इस मार्कर को भी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कर्व है, जबकि ये दो स्ट्रेट लाइंस जुड़ी हुई हैं, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन जुड़ी हुई है। तो ये दोनों को जोड़कर जब तुम देखोगे तो तुम्हें कर्व नजर आएगी। लेकिन हमें दोनों को जोड़ के नहीं देखना, हमने अपने माइंड में ये कंसेप्ट बिल्ड कर लेना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोशन में है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो इस पर आ जाएगा तो अभी भी लीनियर मोशन में, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर डायरेक्शन बदल लेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसकी स्ट्रेट लाइंस चेंज होती रहेंगी। तो पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि हमने एक साथ में बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं लेना जिसमें दो तीन मार्कर इंक्लूड हो जाए, हमें इतना ही डिस्टेंस लेना है जिसमें सिर्फ एक मार्कर ही इंक्लूड हो या मार्कर का कुछ पोर्शन इंक्लूड हो। छोटा सा डिस्टेंस लेना है कि बिकॉज हम जानते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस का मतलब है वो एक स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद एक और नई स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगी किसी और डायरेक्शन से, फिर एक और स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी किसी और डायरेक्शन में, ऐसे चलता चला जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए इसको कर्व नहीं दिखाना, इसको हमें स्ट्रेट लाइन ही दिखाना है बेटा। तो ठीक है बेटा, दैट वाज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अब कल करेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे लर्न कर लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे। सिंपल भी है, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सॉल्व किया, थीटा को निकाला, इक्वल करा, आंसर आ गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।